जय श्रीनारायण। हरिहर ज्योति विज्ञान संस्थान के द्वारा आएंगे 30 कक्षाओं में हम लोग अभी जन्म कुंडली को पढ़ना सीखेंगे। किस प्रकार से जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत आज यह पहली कक्षा है। गत सप्ताह हम लोगों ने परिचयात्मिका कक्षा की थी, उसमें ज्योतिष शास्त्र का परिचय प्राप्त किया था। आज पहली कक्षा है जिसमें हम लोग कालमान का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कालस्य मानम, है ना। काल मतलब समय। ज्योतिष विद्या क्या है? काल को पढ़ने वाली विद्या है, समय को जानने वाली विद्या है। इसको काल विधान शास्त्रम भी कहा गया है। तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेत्ति स वेद यज्ञान। इसलिए इस काल विधान शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति यज्ञ को जानता है। यज्ञ का महत्व क्यों है? क्योंकि समस्त सृष्टि ही यज्ञमयी है, सर्वत्र यज्ञ ही चल रहा है। सूर्य क्या करते हैं? सूर्यदेव सभी प्रकार के जो जल हैं उनको अवशोषित करते हैं। गर्मी का महीना ना आए, बरसात होगी क्या? बारिश इसलिए होती है कि गर्मी का महीना आया है। गर्मी का महीना आया है इसका मतलब बरसात आने वाला है। बरसात आया है इसका मतलब शरद ऋतु, ठंड लगने वाली ऋतु आने वाली है। ये सभी का आपस में जुड़ाव है और समस्त सृष्टि यज्ञमय है। हम जा कर के खेत में दुकान से बीज लेकर के आते हैं, या हमारे पास गत वर्षों का कुछ यदि सुरक्षित है तो उसको ठीक प्रकार से उसकी विधि है, उस एक निश्चित विधि विधान के द्वारा जब उसको हम खेत में आरोपित करते हैं तो फसल हमको प्राप्त हो जाता है। क्या है? हमने एक आहुति डाली, उस आहुति का वह परिणाम हमको मिला। तो समस्त क्रियाएं जो भी आप देख रहे हैं वह सभी क्रियाएं यज्ञमयी है। इसलिए भोजन करते समय हम कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः। भोजन को कहते हैं कि ब्रह्म हरि है, जो हम उस परम ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहें, और परंपरा से भी हम लोग भोजन प्रार्थना यही पढ़ते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरि। तो ये जो समस्त संसार की समस्त क्रियाएं यज्ञ रूप हैं। यह जो हम पढ़ रहे हैं यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ का यह अंश है। हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया, आप लोग मुझसे प्राप्त कर रहे हैं, आपसे आप किसी से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से यह क्रमशः चलने वाली यज्ञ की ही प्रक्रिया है। तो इसलिए यज्ञ का इतना महत्व होने के कारण यज्ञ के बारे में सही काल का पता होना चाहिए। कोई गर्मी के समय में जाकर के रोपण करने लग जाए, उसको काल का पता ना हो, तब कैसे बात बनेगी? कोई दोपहर में जाकर के हल चलाने लगे, हमारे किसान लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं हल चलाने वाले, और सुबह सुबह जाते हैं। इसी प्रकार से जब धान की कटाई हो जाती है, खलिहान में उसको लेकर के आते हैं, उस समय भी जो उसका उठना करते हैं, उसको बैल को घुमाते हैं जिससे धान अलग हो जाए, उसकी बाली अलग हो जाए, वो भी सुबह सुबह करते हैं। हर चीज का महत्व है ना काल के समय। एक निश्चित काल में वो सभी क्रियाएं होती। काल का ही पता ना हो, पता ही नहीं है कब सुबह हो रहा है, जिसे पता नहीं सुबह और शाम का, पता ही ना हो कि कब सुबह है, कब शाम है, कब दोपहर है, कब ग्रीष्म है, कब शिशिर है, कब बसंत है, किस मुहूर्त में बीज रोपण करने से अच्छी फसल होती है, कब होने से खराब होती है, किस मौसम में पहली बार, किस नक्षत्र में पहली बार बारिश हुई तो समृद्धि देने वाली है, किसमें बाढ़ आने वाला है, इसका पता ही ना हो तो किस प्रकार से क्रियाएं चलेंगी। ये तो खेती का उदाहरण हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण दुनिया के सभी क्षेत्रों में, क्योंकि सभी लोग जो काम करते हैं निश्चित काल में करते हैं। चाहे वह सतोगुणी लोग हों, चाहे रजोगुणी लोग हों, चाहे तमोगुणी लोग हों। ऐसे संसार में 2 ही लोग काम करते हैं, सतोगुणी और तमोगुणी। रजोगुण का काम दोनों को प्रवृत्त करना है, ठीक है। तो 2 ही मिलेगा, या तो सतोगुणी मिलेगा या तमोगुणी मिलेगा। यही मुख्य है, इन दोनों का ही वर्चस्व विशेष रूप से रहता है। तो सतोगुणी लोग जब भी करते हो, चाहे तमोगुणी लोग करते हो, कोई भी काम करते हो तो एक निश्चित काल में करते हैं। इसलिए शास्त्रों में चोरी करने का मुहूर्त भी दिया हुआ है। एक बार वो किताब लेकर पहुंच गया, आप लोग चोरी करने का मुहूर्त, आप दुनिया को चोरी करने के प्रेरित करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ यह कहते हैं कि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। अब उसमें तुम अच्छा काम कर लो, तुम खराब काम कर लो, अपना जीवन अच्छा बना लो, अपना जीवन खराब बना लो। ऐसा क्यों दृष्टिकोण देखना है कि हम बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ यह बताते हैं कि कौन सा काल अच्छा है, कौन सा काल बुरा है। जो काल अच्छा है वह अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, जो काल बुरा है वो बुरे लोगों के लिए अच्छा है। संसार में अच्छा बुरा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। संसार में अच्छा बुरा जैसा कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ दृष्टिकोण की बात है। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इधर से कोई देख रहा है उसको 6 दिख रहा है, इधर से कोई देखे तो उसको 9 दिख रहा है। दोनों सत्य बोल रहे हैं,
दोनों सत्य बोल रहे हैं, सिर्फ दृष्टिकोण का फर्क है, कौन किस प्रकार से देख रहा है इस दृष्टिकोण का फर्क है, और किसी भी चीज का फर्क नहीं है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र भी काल का विधान करता है, काल का ज्ञान कराता है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की अत्यंत महत्ता है। शास्त्रों में इसको नेत्र भी कहा गया है। ये सभी बातें गत कक्षाओं में हो चुकी हैं। आज हम लोग जिस काल को पढ़ने जा रहे हैं उस काल के कितने भेद हैं। जब काल ही अनंत है, काल पचते भूतानि, कितने भूतों को पचाता है, अनंत भूतों को बचाता है। संसार में पिंडों की कमी है क्या? आकाश में तारों को गिन सकते हैं? सभी कभी कभी नष्ट होंगे, जो जन्म लिया है वो मरेगा। सीधा सीधा उदाहरण है आकाश पर, आप देखिए अनंत तारे हैं, अनंत ब्रह्मांड है, सबका लय होगा। कौन करेगा? वह काल ही करेगा। तो काल के मान कितने हैं? अनंत है। मनुष्य के सामर्थ्य की सीमा के आधार पर हम देखते हैं, मनुष्य की जो बौद्धिक संपदा है, हमारे परंपरा में जितने उच्च स्तर के मनुष्यों का और बौद्धिक संपदा से युक्त तपस्वियों का जन्म हुआ है, उनके सामर्थ्य के आधार पर हम देखते हैं कि हमने कितने प्रकार के काल का अध्ययन किया है। तो उसमें से बताते हैं कि 9 प्रकार के कालमान हैं। और यह बात सूर्य सिद्धांत में भी मानाध्याय नामक एक अध्याय है सूर्य सिद्धांत के अंत में, वहाँ पर 9 प्रकार के कालमान बताए गए हैं। कौन कौन से हैं वो श्लोक है तो याद कर लेना चाहिए। ब्राह्मण दिव्यम तथा पितृम राजापत्यं च गौरवम् राजापत्यं च गौरवम् सौरं च सावनं चान्द्रम् सौरंच सावनं चांद्रम आर्क्षम चांद्रमार्क्षे मानानि वै नव। मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत कहीं? ठीक है। तो ये 9 प्रकार के मान हैं। सबसे पहला मान क्या है? सबसे पहला मान है ब्राह्म मान। इसका प्रयोग ब्रह्मा जी करते हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। ब्राह्म मान को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि भाई ब्राह्म मान है क्या। ठीक है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो जिस मान का प्रयोग किया जाता है उस मान को ब्राह्म मान कहते हैं। और ब्रह्मा जी किस मान का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कल्प के नाम से। उसको हम लोग जानते हैं कल्प के नाम से। सूर्य सिद्धांत के मध्यमाधिकार में कहा गया है कल्पम ब्राह्म महः प्रोक्तम सर्वरी तस्य तावती। अह मतलब क्या होता है? अह दिनम, और सर्वरी मतलब रात्रि। रात्रि, ये सवरी नहीं है, सर्वरी है। क्यों? सर्वरी मतलब रात्रि। तो कल्पम ब्राह्म महाप्रोक्तम, कल्प जो है वो ब्रह्मा जी का दिन है। यानी एक कल्प बराबर एक कल्प क्या हो गया? ब्रह्मा जी का दिन हो गया। और सर्वरी तस्य तावती, उतनी ही रात्रि हो गई। तो एक अहोरात्र किसका? ब्रह्मा जी का। यानी एक ब्राह्म अहोरात्र कितने कल्पों का हो गया? 2 कल्पों का हो गया। एक ब्राह्मण। एक कल्प का मान होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। हम लोग अपने वर्षों में देखें जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं 365 दिन वाला साल, उसके आधार पर देखें तो ये होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष एक कल्प में। तो दिन दिन का मान हो गया। रात भी चाहिए 2 कल्प, कितना मान हो जाएगा? 8 अरब 64 करोड़ साल। इतना जब मनुष्यों का बीत जाता है तो ब्रह्मा जी का मात्र 1 दिन बीतता है। इतनी ब्रह्मा जी की दिव्यता है। आयु तो 100 साल है, सभी की आयु 100 साल है इसके अनुसार। हाँ, सभी की आयु 100 वर्ष है। इसीलिए वो कहा है सतन जीवा। हमारे उत्तर भारत में किसी को छींक आता है तो कहते हैं सतन जी, पूरा नहीं बोलते हैं। पूरा क्या है? सतन जीव, 100 साल जियो, आशीर्वाद देते हैं। बड़े लोग बोलते हैं, छोटा नहीं बोल सकता है उससे छोटा। जिसको छींक आया है उससे जो बड़ा होगा वो कहेगा सतन जीव 100 साल जियो, तुम्हारे दोष दूर हो गए। छींक आया मतलब क्या हुआ? इतनी वेग से वायु आई कि उसने शरीर के विकार को निकाल दिया। अब शरीर का विकार निकल गया तो आप स्वस्थ हो गए। तो उसको उसकी फलश्रुति होनी चाहिए कि नहीं? वो जो घटना हुई उसकी फल, क्योंकि वो सब तो यज्ञ ही है, तो उसकी फलश्रुति तुरंत कोई बड़ा व्यक्ति कह देता है सतन जीवा 100 साल जियो, देखो तुम्हारा विकार नष्ट हो गया। तो ये जो है सतन जीवा मनुष्य की भी आयु है। जीवे मां सबका सतम,
प्रब्रवाम सब, यही वेद तो सबके लिए एक ही है ना। हमारा वेद ब्रह्मा जी का अलग ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी का भी यही वेद है, जो वेद उदाहरण करते हैं वही वेद अपने को दिए हैं, दूसरा वाला नहीं दिए हैं। वेद हम लोग को जो ब्रह्मा जी दिए हैं अपना ही वाला दिए हैं। वो जो हम यहाँ हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जीवे म सर्वदा सतम प्रब्रवाम सर्वदा सतम अधीना हस्याम सर्वदा सतम। ये 100 साल 100 साल 100 साल, हमारे लिए भी हमारी आयु भी 100 वर्ष है, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष है। इसको औसत आयु कहते हैं। कोई अपने पुण्य बल से 2 4 5 साल 10 साल 20 साल आगे बढ़ा ले तो अलग बात है, पर ऑन एन एवरेज सभी मनुष्यों की आयु 100 वर्ष ब्रह्मा जी के अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। इसीलिए शतायु पूर्णायु जैसे शब्द प्रयोग किए गए। लेकिन कोई शतायु हो जाए आप, पूर्णायु हो जाए आप, ऐसा। अब पहले लोग ज्ञानी होते थे। ज्ञानी उसको कहते हैं जो उपनिषदों को पढ़ता है, वेदांत के अनुसार जीवन जीता है। अब लोग हो गए हैं विज्ञानी, उसमें बी लगा दिए हैं, उसमें बी लगा दिए हैं, वो उसी तरीके से हो गया साकार और बेकार की तरह। अब विज्ञानी बन गए हैं, तो विज्ञानी बन जाने के कारण अब उनको अच्छा भोजन पचता नहीं है, तो उसमें पेस्टिसाइड डाल देते हैं। अब उनको विशुद्ध दूध मिलती नहीं है, तो गाय को कुछ दवा खिला देते हैं। इसी प्रकार अब चिकित्सा भी जो होती है प्राकृतिक चिकित्सा नहीं होती है, केमिकल्स खाते हैं। तो हमारे शरीर में 100 साल जीने भर ईंधन है। अब उस ईंधन को आप दबाव डाल डाल कर पहले खत्म करिएगा, पहले जाइएगा। भगवान तो उतना ही ईंधन डालकर भेजे हैं जितना आपको 100 साल तक काम आए। हमारे शरीर में भोजन को पचाने वाला एक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंसुलिन भी होता है। ये सभी 100 साल के अनुपात में भगवान डालकर भेजते हैं। अब आप खूब मीठा खाइए, खूब व्रत कभी मत करिए, सारा व्रत छोड़ दीजिए, केवल खाने पीने में ही अपना दिमाग लगाए रखिए, तो पाचन होगा अधिक, तो वो सब ज़्यादा खर्च होंगे कि नहीं होंगे, तो आपका माइलेज कम होगा। माइलेज कम हो गई मतलब आयु गई, आयु कम हो गई। माइलेज कम होने का क्या मतलब है? आयु कम हो गई। तो इस प्रकार से तात्पर्य कहने का इतना ही है कि 100 वर्ष ही भगवान ने देकर भेजा है। तो आपके ऊपर है कि भाई आप उसको 100 साल चलाते हैं कि कितने साल चलाते हैं। हॉस्टल में बच्चे लोगों को माता जी भेजते हैं, पिताजी लोग 15,000 रुपये महीना भेज रहे हैं, 1 महीने चलाने के लिए भेजा गया है ना। अब कोई किसी की दोस्ती यारी के चक्कर में चला जाए, पब में 15,000 एक दिन में उड़ा के चला है, उसमें माता पिता क्या गलती भाई? आपको तो 15,000 हर महीने भेजा जाता रहा है, इस बार भी भेजा गया। अब छात्र लोग क्या करते हैं, इधर उधर पैसा उड़ा देंगे, इससे उसे कर्जा ले लेंगे, बाद में आत्महत्या कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे बदमाशी करने वाले लोग होते हैं। संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कलयुग होने से बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा है, काल का प्रभाव है। तो ये तो ब्रह्मा जी की आयु की बात हो गई। अब यहाँ मुद्दा यह है कि भाई ब्रह्मा जी की आयु से हमको क्या मतलब? ब्रह्मा जी की आयु से हमको सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि हम जीव हैं, तो सृष्टि करना किसका काम है? ब्रह्मा जी को निकल कर देंगे। कौन भेजा है? हमारी सृष्टि कौन किया है? ब्रह्मा जी को हम निकल कर दें? ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए हम पहले ब्रह्मा जी की आयु पढ़ते हैं। इसका प्रयोग कहीं करते हैं क्या? इसका प्रयोग भी करते हैं। नहीं कैसे नहीं करते हैं प्रयोग? अभी बताता हूँ, सबको पता लग जाएगा। कोई भी पूजन करने से पहले संकल्प किया जाता है। क्या बोलते हैं? ओम विष्णु विष्णु विष्णु, पहले भगवान का, विष्णु भगवान का स्मरण किए। क्यों स्मरण किए? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, क्योंकि भगवान विष्णु का नाम व्यक्ति को बाहर से भी शुद्ध कर देता है और अंदर से भी शुद्ध कर देता है। इसलिए पूजन में जब बैठे हैं तो पहले ओम विष्णु विष्णु विष्णु, बाह्य अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए और अंतःकरण भी शुद्ध हो जाए, बाह्यकरण भी शुद्ध हो जाए। और 3 बार क्यों पढ़ते हैं? तो दुख भी 3 प्रकार का है। अब थोड़ी व्याख्या ज़्यादा हो रही है, टाइम पास हो रहा है, तो 3 बार करने के बाद आगे बढ़ते हैं। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोन्हि ब्रह्मणस्य अहमिः, ब्रह्मणः अहमिः, ब्रह्मा जी के दिन का द्वितीय परार्ध है, दूसरा परार्ध चल रहा है। मतलब एक बीत चुका है, पर मतलब दूसरा, तब ने दूसरा चल रहा है। 50 वर्ष बीत चुका है ब्रह्मा जी का, 51वां साल चल रहा है, उसका एक दिन काल है। द्वितीय परार्धे अद्य ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे, ये कहते हैं कि नहीं? फिर वो भी कहते हैं, कल्प का नाम लेते हैं, श्वेतवाराह कल्पे कहते हैं ना। तो ये ब्रह्मा जी का दिन है, ब्रह्मा जी के दिन का नाम भी लेते हैं। जैसे हमारे दिन का नाम है रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसे ब्रह्मा जी के दिन का भी नाम है श्वेतवाराह कल्प। अभी चल रहा है उनका श्वेतवाराह कल्प, उनका अभी
चल रहा है। ठीक है, तो 7 कल्पों के नाम आपको पुराणों में देखने को मिल जाएंगे। कहीं कहीं पर 15 कल्प भी हैं, कहीं कहीं पर 7 कल्प हैं। ठीक है, सब देखिएगा, पुराणों का विषय है, अपना विषय नहीं है। तो ये तो हो गया ब्राह्मण है ना, ब्राह्ममान। दूसरा मान हम लोग पढ़ेंगे अभी दिव्यमान। इसका प्रयोग करते हैं देवता लोग, इसका प्रयोग करते हैं देवता लोग। तो इनके पिताजी तो एक ही है, देवताओं के और दानवों के, दिति और अदिति, दोनों का विवाह कश्यप जी से हुआ। तो दिति के जो पुत्र हुए वो सभी क्या बन गए? दैत्य बन गए, असुर बन गए। और अदिति के जो पुत्र थे वो सभी देवता बन गए। तो हैं तो सब भाई ही, इन दोनों का मान एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जब देवताओं का दिन चलता है तो उनकी रात्रि चलती है, जब उनकी रात्रि चलती है तो इनका दिन चलता है। बाकी मान जो है एक जैसा है, 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। इसको हम लोग कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। ठीक है, तो उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो दिव्यमान के अंतर्गत आता है। ब्रह्मा देवताओं का जो एक दिन है वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन, हमारा क्या हो गया? 1 साल। और देवताओं का 1 दिन, राक्षसों का 1 दिन, राक्षसों का भी 1 दिन। बस उत्तरायण देवताओं का दिन है, दक्षिणायन राक्षसों का दिन है। ठीक है, इसके बाद पितृमान है। पितृमान का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। कौन है पितृमान? शुक्ल पक्ष और कृष्ण। ठीक है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये जो हम लोग करते हैं यह पितृमान है, हमारे पितरों के लिए दिन और रात का समय है। ठीक है, इसके बाद प्राजापत्य, इस पर बहुत सारी बातें हैं, उसमें बहुत विस्तार से बताया है, कहाँ से दिन का प्रारंभ हुआ है, कहाँ पर मध्यकाल हुआ है, ये सब इसमें बताया हुआ है। ठीक है, सिद्धांत मान अध्याय वहाँ से विस्तार से आप लोग देखिएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, श्राद्ध से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें बताया है। ठीक है, तो वो सब विस्तार से वहाँ पर देखिएगा, समस्या होगी तो मैं बताऊँगा। हम लोग अभी केवल परिचय के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं। फिर प्राजापत्यमान, प्राजापत्यमान कौन सा है? हम लोग मनवंतर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मनवंतर है वही प्राजापत्यमान है। अभी हम लोग कहते हैं ना वैवस्वत मनवंतरे, संकल्प में ही कहते हैं। अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और नवरात्र के समय दुर्गा जी का पाठ करते हैं। उस समय पहला श्लोक पढ़ते हैं, सावरणी सूर्यतनयो यो मनु प्रक्षतेष्टमः। 8वें मनवंतर की बात कह रहे हैं, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद गतो मम। तो वहाँ भी मनवंतर, सावरणी मनवंतर की बात बता रहे हैं। अभी जो चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर है। तो ये जो मनवंतर है वही प्राजापत्यमान कहलाता है। अब मनवंतर क्या है, उसका मान कितना है, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिला करके हो जाता है 43,20,000 साल। चारों युगों को मिलाकर 43,20,000 वर्ष हो जाता है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इनको मिला करके इतने वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, और अलग अलग निकालना हो तो भी आप निकाल सकते हैं। इसमें से 1 जीरो मिटा दीजिए, 4,32,000। 1 जीरो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4,32,000। इसी को 4 से गुणा कर दीजिएगा तो आपको सतयुग का मान निकल जाएगा। 4,32,000 को 3 से कर दीजिएगा तो त्रेता युग का मान निकल जाएगा। 2 से गुणा कर दीजिएगा द्वापर का मान निकल जाएगा। 1 से गुणा कर दीजिएगा तो कलयुग का मान निकल जाएगा। सबको जोड़ दीजिएगा तो वापस इतना ही मान आ जाएगा। ठीक, 43,20,000 वर्ष ये चतुर्युगी का मान है। किसका मान है ये? चतुर्युगी, चतुर्युग का मान है, इसको चतुर्युगी का। ठीक है, अब तो सिद्धांत में ही पंक्ति आई है, युगानाम सप्तति शैका मनवंतरम इहोच्यते। 71 महायुगों का, सही का माने 1 के साथ, सप्तति माने 70, 70 + 1 71, 71 महायुगों का, चतुर्युगों का क्या होगा? 1 मनवंतर होगा। 1 मनवंतर में 71 बार ये साइकिल घूम जाएंगे। चारों महा जो 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये लोग 71 बार राउंड लगाएंगे तब जाकर के 1 मनवंतर बीतेगा। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है। हम लोग संकल्प में पढ़ते हैं वैवस्वत मनवंतरे, अभी चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। तो इस वैवस्वत मनवंतर में भी ये चतुर्युग कितने बार आएगा? 71 बार आएगा। अभी कौन सा चल रहा है? 28।
संकल्प नहीं पढ़ते हैं। अष्टाविंशति तमे युगे, अष्ट माने 8, विंशति माने 20, 20 और 8 कितना हो गया 28। अष्टाविंशति तमे युगे, 28वें युग का, 28वें युग का। अब जो अष्टाविंशतितमे युग है, 28वां युग है, उसमें भी 4 होंगे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। तो कहते हैं कलियुगे, और कलियुग के भी 4 खंड हो जाते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो कहते हैं कलि प्रथम चरणे, ये सभी बात संकल्प में बोलते हैं। तो इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनवंतर के अंतर्गत 28वां महायुग चल रहा है। उस 28वें महायुग के अंतर्गत कलयुग चल रहा है, और उसको भी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। कलयुग का अभी लगभग 5130 वर्ष बीता है। तो ये जो मनवंतर की बात मैंने बताई है कि 71 चतुर्युगों में एक मनवंतर होता है, इसी को क्या कहते हैं, प्राजापत्यमान कहते हैं। ठीक है, अलग अलग कथा हम लोग को सुनने को मिलती है तो बहुत बार। तो जितने भी कल्प हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भेद होता है। जैसे किसी कल्प के आधार पर हनुमान जी का जन्म स्थान इधर कहीं पड़ता है, दक्षिण भारत में हम्पी नाम की कोई जगह है ना, वहाँ। और किसी कल्प के अनुसार झारखंड में एक जगह है आंजन धाम, वहां पर हनुमान जी का जन्म स्थान पड़ता है। दोनों ही बातें सत्य हैं। अब जिसको कल्प वाली बात पता नहीं है वो कहीं 2 जगह कैसे होगा, एक ही सत्य है। अलग अलग कल्पों के अनुसार अलग अलग जगह पर भगवान लीला करते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो बहुत जगहों पर ऐसी विरोधाभासी देखने को मिलती है। रामायण के बारे में, रामायण के बहुत सारे ऐसी कथाएं हैं जो अलग अलग कल्पों की हैं, जो बताई गई। तो ये सब बातें जो लोग मर्मपूर्वक अध्ययन करते हैं उन्हीं सब गुरुजनों के मुख से सुनने को, जानने को मिलती। तो प्राजापत्यमान हो गया। अब गौरवमान पढ़ते हैं। अब गौरवमान पढ़ते हैं। गुरु से जो संबंधित है वो गौरवमान है। गुरु से संबंधित मान गौरवमान है। आई बात समझ में? तो गौरवमान का प्रयोग कहाँ होता है, इसका मान कितना है? तो बृहस्पति को राशि चक्र को घूमने में एक राशि में 1 साल रहता है। कितनी राशियां हैं? 12। एक राशि में 1 साल रहता है, 12 राशि में 12 साल लगाएगा। इसीलिए हर 12-12 साल में कुंभ आता है। कुंभ जो हम लोग मनाते हैं किसके मान पर मनाते हैं? गौरव के मान पर मनाते हैं, बृहस्पति के मान के आधार पर मनाते हैं। इसी को बृहस्पति मान भी कहा जाता है। इसी के आधार पर कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ लगता है। ठीक है, तो बृहस्पति का जो मान है, और सिंहस्थ होता है। सिंह राशि में जब बृहस्पति होता है तो शादी विवाह नहीं होता है। पिछली बार जब सिंह राशि में आया था तो उस समय मध्य प्रदेश में किसकी सरकार थी? शिवराज सिंह की सरकार थी। तो उन्होंने पूरा क्षिप्रा नदी को पूरा साफ करवाया, उसमें जल भरवाया, कितने वीडियो सब आए, बहुत कुछ, खूब मेला लगा था, दिव्य, वो भी बहुत अच्छा आयोजन था उस समय सिंहस्थ के समय। सिंहस्थ के समय भी स्नान दान का, तीर्थ सेवन का बहुत महत्व है, विशेषकर उज्जैन में। जैसे कुंभ के समय प्रयाग का महत्व है, वैसे ही सिंहस्थ के समय उज्जैन का महत्व है। तो इस प्रकार गौरवमान के आधार पर। और शादी विवाह जो होते हैं वो गौरवमान का, गुरुवस्त के बाद विवाह हुआ क्या, देवालय की प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीत, विवाह, ये सब गौरवमान को विशेष रूप से देखा जाता है। और हम लोग खरमास सुने होंगे आप लोग। गौरवमान से साक्षात तो संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कुछ न कुछ संबंध है। बृहस्पति की 2 राशि है, धनु और मीन। ये दोनों राशि किसकी है? बृहस्पति की। तो जब सूर्य धनु राशि में आता है और जब मीन राशि में आता है तब खरमास कहते हैं। धनु राशि में आएगा तो धनवर, मीन राशि में आएगा तो मीनार। ये दोनों ही खरमास है। तो वर्ष में 2 बार खरमास होता है। जब बृहस्पति की राशि में सूर्य आता है तब खरमास लगता है। तो उस समय कोई शुभ काम नहीं किया जाता है। सुने ही हैं आप लोग। तो ये सभी गौरवमान के संबंध में आप लोगों को जो सामान्य जानकारी थी वो बता दिया। फिर सौरमान को देखते हैं। ठीक है, सौरमान के संबंध में बात यह है कि जो 12 राशियों का मंडल है, जिसको हम लोग राशि वृत्त कहते हैं, अथवा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जोडियाक, उसमें 12 राशियां हैं। 12 राशियां, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ये सभी जो है, अराइज, टॉरस, जेमिनी, ये सब जो है 12 राशियां हैं। मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाओ अंग्रेजी। तो 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों का जो मान होगा, किसी भी वृत्त का मान कितना होता है? 360 अंश होता है। तो वह जो 12 राशियों का वृत्त है वो वृत्तात्मक है, मंडलात्मक है, तो उसका मान कितना होगा? 360 होगा। सूर्य एक दिन में लगभग 1 डिग्री चलता है।
सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है। तो सूर्य के एक दिन में 1 डिग्री चलेगा तो 360 डिग्री कितने दिन में चलेगा? 360 दिन। तो इसीलिए एक सौरमान में 360 सौर दिन होते हैं। एक सौरमान में 360 सौर दिन होते हैं। ये एक वर्ष जो हम लोग को कहा जाता है, एक वर्ष। अभी आप देखिए, पहले बुद्धि जो है काम क्या की, तो जो वर्ष का मान था वो सब बदल करके जनवरी से दिसंबर कर दिया गया। अब फिर बुद्धि पलटी खाई कि सब तो ठीक नहीं चल रहा है, तो वापस क्या कर दी, अप्रैल से प्रारंभ कर दी। मार्च जो होता है वर्ष का अंतिम महीना होता है, 31 मार्च तक सारा फाइल क्लोज करना पड़ता है, फिर अप्रैल से शुरू करते हैं। क्यों अप्रैल से शुरू करते हैं? 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आता है। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आता है। पहली राशि कौन सी है? और मीन राशि में सूर्य कब किस महीने रहेगा? मार्च में रहेगा। तो इसलिए मार्च को अंतिम महीना घोषित कर दिए। अभी जितने भी फाइनेंशियल ईयर है, एजुकेशनल ईयर है, एकेडमिक ईयर है, वो क्या चलता है? अप्रैल से मार्च चलता है कि नहीं? क्यों भाई? हम लोग जब पढ़े थे तब जनवरी से दिसंबर था। अब बुद्धि अभी काम की है इनकी, पीछे से बुद्धि काम करती है। जिस चीज को नहीं समझे होते हैं, जिसको नहीं आता उसको बोलते हैं झूठ है। वैज्ञानिकों का या विज्ञानवादियों का, जिसको अंध विज्ञानवादी कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, उनका पहला फॉर्मूला है, जिस चीज के बारे में नहीं जान पाए हैं, उस पर रिसर्च नहीं कर पाए हैं, उसको सीधे बोलेंगे झूठ है, अंधविश्वास है, फरेब है, सब। जब उस पर ज्ञान हो जाएगा तब कहेंगे ये चीज तो सही है, ये चीज तो अच्छा है कि नहीं? उसी प्रकार से स्थिति है। अब वापस इसको अपना लिए। अप्रैल में सूर्य मेष राशि में आता है तो अप्रैल से महीना शुरू होगा। मार्च में जाता है, महीना खत्म होता है तो उसमें खत्म होगा। ये सब सौर महीने पर उसको शिफ्ट कर दिया गया है वापस से। पहले भी ऐसा ही था, पर चूंकि उसको हम लोगों ने अपनाया था तो हम लोग का कैसे चलेगा? हमारे गुलाम है, हम कैसे हम चलाएंगे? तो जनवरी दिसंबर कर दिए। फिर वह किसी तो मजा नहीं आ रहा, वही बड़ा ठीक था। हम लोग भूल भी गए कि हम करते थे उसमें। कहेगा हम बता रहे हैं अप्रैल से चले। ठीक है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, तो खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये सौर मान हो गया। ठीक है, तो सौर वर्ष के आधार, ये जो ऋतुएं हैं किसके आधार पर चलती है? सूर्य के आधार पर चलती है, सौर मान के आधार पर चलती है। ऋतुओं की जो गणना है वो सभी, सूर्य का जो उत्तरायण दक्षिणायन है, तो उत्तर गोल दक्षिण गोल है, ये सभी सौर मान पर आधारित हैं। और गोल का निर्धारण कैसे करते हैं? गोल का निर्धारण कैसे करते हैं वही बता देता हूँ, एक साथ थोक के भाव में सब बता देता हूँ। अयन, गोल और ऋतु एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये है पृथ्वी। इसी के किसी कोने में एक रूम है, उसमें आप लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है। उस पृथ्वी के बीचों बीच में ये रेखा गई है, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इसी को हम लोग ज्योतिषी लोग नाड़ी वृत्त कहते हैं। काल वृत्त भी इसी को कहते हैं, ये जो इक्वेटर गया हुआ है। ठीक है, अब यहीं से एक ऐसी रेखा गई है, इसको कहते हैं क्रांति वृत्त। क्या कहते हैं? क्रांति। अब यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। क्या है? उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर है दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, हम लोग को तो आता ही है। अब इस क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त की जहाँ संधि हुई यहाँ पर, तो ये तो वृत्त है इस प्रकार से, एक संधि यहाँ होगी, एक संधि यहाँ होगी। अभी दोनों टूटी में तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, उसमें दिखाने की आवश्यकता नहीं, वो तो गोल परिभाषा पढ़ने आएगा तब बताऊंगा ना। जादू का पोटरी भी थोड़ी खोल सकते हैं। तो ये है मेषादि बिंदु, और ये इधर है तुलादि बिंदु। मेषादि और तुलादि। उत्तर के भाग में गोल का जो आधा भाग है, गोल के आधे भाग को कहते हैं गोलार्ध। गोल प्लस अर्ध मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गोलार्ध। गोल का आधा भाग। तो ये पूरा क्या है? गोल है, इसका आधा भाग हो जाएगा गोलार्ध। उत्तर की तरफ है तो कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की तरफ है तो कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, सूर्य इसी में घूमता है, इसी को क्रांति वृत्त कहते हैं। इसी में वो सूर्य साल भर घूमता है। घूमता है मतलब उसका प्रकाश सीधा सीधा जब पड़ता है तब सीधा यहाँ से यहाँ तक, जब इसके सामने पड़ेगा यहाँ सूर्य होगा, प्रकाश सीधे यहाँ पड़ेगा, फिर यहाँ होगा तो यहाँ पड़ेगा। इस प्रकार से
यहाँ तक सूर्य जाता है, इस प्रकार से वो भ्रमण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाती है बिंदु कर्क, ये कर्काल बिंदु है। अब यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे तो क्या बनेगा? कर्क। मानचित्र में बनाएंगे तो रेखा, तो कहेंगे कर्क रेखा। आप लोग सुने होंगे ना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, लोग बताते हैं, बहुत सुने हैं। यही वाला है। और यहाँ से जो गुजरेगा उसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। कहेंगे कि नहीं? मकर रेखा। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पर मेष का आदि बिंदु है। अब इसके बीच में अन्य राशियां हैं, वृष, मिथुन, कर्क। यहाँ पर हो जाएगा वृष, नंबर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मिथुन, ठीक है, वहाँ कर्क, फिर वापस यहाँ पर सिंह, यहाँ पर कन्या, यहाँ पर तुला, फिर यहाँ वृश्चिक, धनु, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, फिर यहाँ पर कुंभ, यहाँ पर मीन। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन सी राशि होगी? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। जब इनमें जब सूर्य रहेगा तो कहाँ रहेगा? उत्तरी गोलार्ध। अब देखिए लाइन में दो राशि है, मेष और तुला। मेष को हम उत्तर को दे देते हैं, तुला को दक्षिण को दे देते हैं। ठीक है, तो जब मेष में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यहाँ तक जब सूर्य रहेगा तो किधर कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो कहेंगे सूर्य किधर है? उत्तर गोल में है। यानी जब सूर्य मेष राशि से लेकर के कन्या राशि पर्यंत रहता है तो वो उत्तर गोल में रहता है। अभी सूर्य किस राशि में है? मकर राशि में है। कितना तारीख हो गया? 15। कुंभ में आ गया होगा। ठीक है, कुंभ में आ गया हो। जब तक मकर में था दक्षिण गोल ही था, कुंभ में भी दक्षिण गोल है। अभी सूर्य किस गोल में है? दक्षिण गोल में। तो दक्षिण गोल में किस किस राशि में रहेगा? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 6 राशियों में जब सूर्य होगा तो दक्षिण गोल में होगा। ये तो हो गया उत्तर गोल और दक्षिण गोल। उत्तर गोल कहां से कहां तक? मेष से कन्या तक। दक्षिण गोल तुला से मीन तक। ठीक है, अब इसके बाद होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन, ये भी बता देता हूं। अयन मतलब होता है गति करना, चलना। ठीक है, तो जब ये मकर राशि में सूर्य होगा फिर ये बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा। किस दिशा की ओर इसकी गति है? उत्तर की ओर। तो क्या कहेंगे? उत्तरायण। जब सूर्य मकर राशि में आ जाएगा और चलना शुरू करेगा तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो कहेंगे सूर्य उत्तरायण में है। कब से कब तक? मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क आदि तक। मिथुन के अंत तक। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन के अंत तक कहाँ रहेगा? उत्तर की ओर। फिर कर्क के आदि बिंदु से इधर आने लग गया। इसकी गति अब इस प्रकार से हो गई। अब किस दिशा की ओर गति है? दक्षिण दिशा की ओर गति। तो जब इसकी गति दक्षिण की ओर हो गई तो क्या कहेंगे? दक्षिण की ओर चलना। उत्तरायण मतलब उत्तर की ओर चलना, दक्षिणायन मतलब दक्षिण की ओर चलना। तो जो उत्तरायण होता है मकर से लेकर के मिथुन के अंत तक होता है, और जो दक्षिणायन होता है वो कर्क के आरंभ से लेकर के कुंभ के अंत तक होता है। इसके धनु में वापस आएगा ना, धनु के अंत तक होता है। ठीक है, तो धनु का जब अंत हो गया तो दक्षिणायन समाप्त हो गया, मकर में भी उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तर गोल, दक्षिण गोल, क्रांति वृत्त। अब इसमें एक और गूढ़ बिंदु है, उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस एंट्री करा देता हूँ। ये जो बिंदु है, ये बिंदु इसको कहते हैं गोल संधि। क्या कहते हैं? गोल संधि। और ये जो बिंदु है वो स्थिर नहीं है, ये बिंदु भी चलायमान है, चल रहा है, स्थिर नहीं है, खिसक रहा है। तो इस बिंदु के जो खिसकन होता है उसी को कहते हैं अयनांश। आप लोग जब जन्म कुंडली बनाएंगे ना तो उसमें अयनांश शब्द सुनेंगे।
भाई जो अयनांश को लेकर के बड़ा बवाल है, ठीक है। तो कोई कहता है कि चल नहीं रहा है, कोई कहता है कि चल रहा है, कोई कहता है यहाँ पहुँचा, कोई कहता है वहाँ पहुँचा, ठीक है। बवाल का यही विषय है। अभी उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोग को प्रारंभिक विद्यार्थी है ना, इसलिए उस पर जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो अब इसमें ऋतुओं को जानना है। 6 ऋतुओं का नाम कौन बता सकता है सही से? इसको आप आदेश कर आप ही बता दीजिए, बताइए 6 ऋतुओं के नाम। बसंत, बसंत, ग्रीष्म, शरद, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, हेमंत और शिशिर है ना। देख लीजिए एक बार उसमें। ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर। ठीक है। अब इस पर 2-2 राशियां बांट देंगे। राशि 12 है और ऋतु 6 है। कोई नाइंसाफी नहीं है, सबको 2-2 मिल जाएगा। क्यों? तो शुरू करना है यहाँ पर मीन से। सूर्य जब मीन राशि में और मेष राशि में रहेगा तो उस समय बसंत ऋतु होगा, ठीक है। फिर सूर्य जब वृष और मिथुन में होगा तो ग्रीष्म हो जाएगा, कर्क और सिंह में होगा तो वर्षा हो जाएगा, कन्या और तुला में होगा तो शरद हो जाएगा, वृश्चिक और धनु में होगा तो हेमंत हो जाएगा, मकर और कुंभ में होगा तो शिशिर हो जाएगा। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? सूर्य किस राशि में? सूर्य अभी तक मकर में था, आज कुंभ में आया, शिशिर ऋतु चल रही है। क्यों? इस बात को आप लोग फलित राजेंद्र में भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 19, ठीक है। पेज नंबर 19 में देख सकते हैं। तो अयन भी हो गया, गोल भी हो गया, ऋतु भी हो गया, ठीक है, और सौरमान भी हो गया। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छा लेख लिखा हुआ है जिसका नाम है घड़ी की कहानी, और मेरे फेसबुक पर मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। और इस पर 3-4 लेख हैं। सौर मास और चांद्रमास नाम का भी एक लेख है, घड़ी की कहानी नाम का भी एक लेख है, जन्मदिन या पुण्यतिथि सौर मत से माने या चांद्र मत से माने, इस पर भी एक लेख है। तो ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि आपका ज्ञान, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। अब हमारा सौर मान तो हो गया, अब सावन मान बाकी है। सावन मान को देखते हैं, गिरा दो इसको, लिख लिए हैं। अब यहाँ पर मान आता है सावन मान। ये सावन मान के लिए कहा जाता है उदयादुर्यम भानो भूमे सावन वासना। सूर्य के एक उदय से लेकर के दूसरे उदय तक जो मान रहता है उसको कहते हैं सावन मान। हम लोग जो वार का प्रयोग करते हैं, सोमवार, मंगलवार, ये वार किस पर आधारित है? सावन मान पर आधारित। जब वार की बात नहीं आई थी, अभी तक तो केवल वर्ष, पक्ष, तिथि ये सब की बात आई है। हम जो तिथि बोलते हैं वो चांद्रमान है। चांद्रमान अभी आया नहीं, आएगा तब बताऊंगा। सावन मान देख लीजिए पहले। ये वार जो चल रहा है, तो आज कौन सा वार है? शनिवार। कब शुरू हुआ? जब सूर्योदय होगा। कब खत्म होगा? जब कल वापस सूर्योदय होगा तब। सूर्यास्त में खत्म नहीं होगा। रात को भी शनिवार ही कहेंगे। रविवार हो जाएगा सूर्यास्त पर? रविवार कब होगा? कल सूर्योदय होगा। तो जब तक रविवार नहीं आ जाता है तब तक हाँ, स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कब तक? जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आ जाता है तो इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक रविवार नहीं आ जाता है तब तक शनिवार है। शनिवार कब आया? आज सूर्योदय के समय आया। रविवार कल सूर्योदय के समय आएगा। सूर्योदय के समय जब वो आएगा तब ये जाएगा। वो संधि काल है, इसीलिए उस समय संध्या करने के लिए कहा जाता है। संधि काल में संध्या का महत्व है। तो चल रहे थे हम लोग सावन मान पर। तो सावन मान हो गया। इसी सावन मान के आधार पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365.25। एक वर्ष में 365.25 दिन जो होते हैं, कौन से दिन है वो? सावन दिन है। और 100 दिन में कितना होता है एक वर्ष में? 360। ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। दोनों को तौलेंगे तो 1 किलो निकलेगा कि 2 किलो निकलेगा? इन दोनों में एक ही वर्ष हुआ कि 2 वर्ष हो गए? अलग अलग वर्ष हुआ। कौन बड़ा है कौन छोटा है? छोड़िए, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। बड़ा कौन है, छोटा कौन है?
हैं? 100 क्यों? 1 किलो रुई तोले और 1 किलो लोहा तोले, कौन ज्यादा वजनदार होगा? 1 किलो रुई तोला जाए और 1 किलो लोहा तोला जाए, कौन ज्यादा वजनदार होगा? लोहा वजनदार लोहा वजनदार होगा, रुई हल्का होगा। बराबर ही लगावा होंगे ना, हैं? बराबर ही होगा। ठीक से विचार कर लीजिए। ठीक से बेचारे हाँ? लगावा ये होंगे। बराबर एक तराजू लीजिए, उसमें 1 किलो का इधर रखिए हाँ, और उसके बाद रुई को तोलिए, तो तौलने की कोशिश उसके बाद फिर वापस एक लोहा तोलिए। अब दोनों को भी एक इधर रख, 1 किलो रुई इधर रखिए, 1 किलो लोहा इधर रखिए, तौल कर देखिए बराबर होगा कि अलग होगा? बराबर हो हो गया सकता ना है दोनों। बोली कि रुई ज्यादा जगह खेल लेगा तो उसका स्वाभाविक कुछ नीचे था। कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बराबर ही रुई की जगह कुछ और तोल लीजिए, आपको लगा है। बराबर बराबर ही हैं? बराबर ही चावल तोल लीजिए, आटा तोल लीजिए, उसमें क्या है? बराबर बराबर ही होगा। तो ये दोनों बराबर हैं। 360 सौर दिन में ही 365 बार सूर्योदय हो जाता है। सूर्य का फिक्स थोड़ी है, इसको फिक्स है कि 24 घंटा होगा। इसका टाइम क्या है? एक दिन का टाइम फिक्स है क्या? 24 दिन नहीं, 24 घंटा। इसका जो सौर दिन है, सावन दिन है, उसका टाइम क्या है? 24 फिक्स है 24 घंटा। इसका टाइम फिक्स नहीं है, ये कभी 23 घंटा हो जाता है, कभी 27 घंटा भी हो जाता है। 1 डिग्री जब तक चलेगा नहीं तब तक सौर दिन देखोगा नहीं। अब सूर्य भगवान के ऊपर है। कितने जल्दी हाँ, कभी रास्ते में सुंदर बगीचों का आनंद लेते हुए चले आराम से चंद्रमा की चंद्रिकाओं के साथ, उसके बाद देखिए टाइम लगेगा, 27 घंटे में 1 वर्ष पूरा होगा। और कभी जल्दबाजी में हो, फोन आ जाए घर से महारानी का, दौड़ते भागे चलेंगे तो 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे में पूरा कर लेंगे। तो ये तो निर्भर करता है भाई क्या लग रहा है। इसका टाइम फिक्स नहीं है, इसके घंटे फिक्स नहीं है, इसके घंटे फिक्स हैं 24 घंटे। तो 360 सौर दिन में ही 365 सावन दिन हो जाता है। दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग सावन दिन पढ़ लिए, अब चांद मान पढ़ना, सावन मान पढ़ना। हाँ जी। वो थोड़ा सा समझा दीजिए कि रविवार के बाद सोमवार ही आता है कैसे? वो होगा से होता है ना, नहीं देखे थे वीडियो? होगा से होता है। देखे थे हमें, समझ हो रहा से कुछ आप समझा रहे, समझ में नहीं आया था, इसलिए मैं कहा कि इसी समय सीधा सा नहीं समझ में आया? आया तो हमको होगा से नहीं तो आता है। आया, लेकिन 2-3 बार उसको देखा तब समझ गया। नहीं समझ में आया? अरे रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? इसका उत्तर, ये जो संडे मंडे है वो तो हमारा नकल है। रवि मतलब सूर्य, सन मतलब सूर्य, तो डे मतलब दिन। तो रविवार को अनुवाद करके संडे कर दिए, मंगलवार को मंडे कर दिए, है ना? सोमवार को मंडे कर दिए, मंगलवार को ट्यूसडे कर दिए। मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। तो कहाँ चल रहे थे हम लोग? वार का क्रम क्या है, वार क्रम का आधार क्या है। इस पर लेख भी लिखा था, वीडियो भी बनाया था, देख लीजिएगा, यूट्यूब में है। थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग जो परंपरा से मानते रहे हैं ना, वो मानते हैं, पेन भी बड़ा अच्छा मिला है मुझे। हाँ, उसमें 60 घटी का दिन होता है। पारंपरिक रूप से जो मानते हैं उसमें 60 घटी का दिन होता है। ठीक है? एक अहोरात्र। तो ये 60 घटी और 24 घंटे क्या है? एक बराबर है। 60 घटी और 24 घंटा बराबर है। एक दिन रात में ही दोनों होता है। एक दिन रात में ही 60 घटी भी हो रहा है और एक दिन रात में ही 24 घंटे भी हो रहे हैं। एक एक घटी का स्वामी एक एक ग्रह होता है प्रतिदिन। प्रतिदिन एक एक घटी का स्वामी एक एक ग्रह होता है प्रतिदिन। ठीक है? तो 60 घटी है, 60 घटी के बाद वापस सूर्योदय होगा ना? आज सूर्योदय हुआ, दूसरा सूर्योदय ठीक 60 घटी के बाद होगा। पहली घटी में सूर्योदय हुआ, 60वीं घटी में दिन खत्म, 61वीं घटी आएगी, नया सूर्योदय। शनिवार पहली घटी जब थी तब सूर्योदय हुआ, 60वीं घटी में शनिवार खत्म, 61वीं घटी में रविवार शुरू हो जाएगा। ग्रह कितने हैं? 9 साथ ही है ना, 2 छाया दिन है। वो 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ठीक है? तो ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों की कितनी आवृत्ति हो जाएगी? 7 ग्रहों की 8 पूरी हो जाएगी। 8 आवृत्ति पूरी हो जाएगी। 56 घटी तक का मामला सेट है। 56 घटी तक का मामला सेट हो गया। कितना बचा? 57, 58, 59, 60। 57, 58, 59, 60। अगला जो चौथा ग्रह होगा उसका फिर उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो शनिवार से प्रारंभ करिए,
आज शनिवार है ना, शनिवार से प्रारंभ करेंगे और ये जो 8वीं होरा बीतेगी शनिवार शुक्र की बीतेगी, पीछे शुक्र है, शनि के पहले शुक्र है, मतलब शनिवार मतलब शनि, फिर रविवार मतलब सूर्य, सोमवार मतलब चंद्रमा, मंगलवार मतलब मंगल, बुधवार मतलब बुध, गुरुवार मतलब गुरु, शुक्रवार मतलब शुक्र। ये 7 ग्रह हुए। इन 7 ग्रहों की आवृत्ति शुरू होगी, 8 आवृत्ति पूरी हो जाएगी, 56वीं घटी खत्म हो जाएगी, यानी शुक्र का मामला समाप्त हो गया। उसके बाद 57वीं घटी का स्वामी कौन हुआ? शनि। 58वीं घटी का सूर्य। 59वीं घटी का सूर्य के बाद चंद्रमा। 60वीं घटी का मंगल। ये मैं इसमें क्रम तो आपको बताया ही नहीं, ये क्रम इस हिसाब से चलता है, कक्षा क्रम के हिसाब से चलता है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले कक्षा क्रम बताना पड़ेगा। ग्रहों का कक्षा क्रम क्या है? आवर्तन क्रमात् चंद्र, पहले चंद्र है, फिर आवर्तन क्रमात् चंद्र बुधा, फिर बुध है, फिर शुक्र है, फिर सूर्य है, शुक्रार, भगवान, फिर मंगल है, फिर जीव यानी कि गुरु है, फिर शनि है, बोले जीवार। हाँ, इस प्रकार से 7 ग्रह हैं। तो शनि के बाद किसकी कक्षा आएगी? चंद्रमा की आएगी। शनि के बाद जो अगली कक्षा आएगी चंद्रमा की आएगी, फिर उसके अगले बाद बुध की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर सूर्य की आएगी। तो 8 आवृत्ति खत्म हुई शनि से प्रारंभ करके, शनि को 1 बोलेंगे, यहाँ पर 1 बोलेंगे तो यहाँ 2 3 4 5 6 7, यहाँ गुरु में 7वां ग्रह ये होगा, यानी यहाँ पर हमारी 56वीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 58, ये हो जाएगा 59, ये हो गया 60। अब शनिवार क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर किसकी हो रहा है? सूर्योदय के समय किसकी हो रहा होगा? तो कल क्या होगा? रविवार होगा। सूर्योदय के समय जिस ग्रह की होरा होती है उस दिन उसी ग्रह का वार होता है। ठीक है, आज के उदाहरण से बात समझ में आ गया। तो उसको जानने के लिए ग्रहों का कक्षा क्रम याद होना चाहिए। ग्रहों का कक्षा क्रम जो है किस प्रकार से है, तो ये याद होगा तो बात बन जाएगी। तो इसी के आधार पर वो वार क्रम बनाया गया है। इस पर YouTube पर पहले से एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, वार क्रम का आधार पर। उसमें पीपीटी के माध्यम से इस चीज को थोड़ा समझाने का प्रयास किया हमने अच्छे से, उसको देख लीजिएगा। सावनमान हो गया, फिर चांद्रमान। चांद्रमान में क्या है? जो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सभी क्या है? चांद्रमान है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी चांद्रमान है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष चांद्रमान है। ये सभी चांद्रमान है। एक चांद्रमान में कितने दिन होते हैं? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष प्राजापत्य मान सूची या प्राजापत्य मान तो मनवंतर है। प्रजापत्य पितृमान। हाँ, चांद्रमान के अंतर्गत ही आता है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष जो है पितरों का दिन और रात है। ठीक है, तिथियां क्या होती हैं? चांद्रमान होती हैं। चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है तिथियों को, चंद्रकला होती हैं तिथियां। तो जो तिथि है वो चांद्रमान पर आधारित है। एक चांद्रमान में कितना दिन होता है? एक चांद्रमान में 6 5 11 6 5 11 बताने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। 354 सावन दिन होता है एक चांद्रमान में। एक चांद्र वर्ष में, एक चांद्र वर्ष में, एक चांद्र वर्ष में क्या होता है? 354 सावन दिन होता है। अब एक सावन वर्ष में 365 दिन हो गया, 100 सावन वर्ष में, और ये बेचारा 354 ही रहा। कितने दिन का अंतर आया? 365 से घटा दीजिए तो 11 दिन का अंतर आ गया। एक ही वर्ष में 11 दिन का अंतर, 2 वर्ष में 22 दिन का अंतर, 3 वर्ष में 33 दिन का अंतर। ये तो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए एक व्यवस्था क्या कर दी? 3 वर्ष अब 3 वर्ष में अधिमास कर दिए। क्या पति पत्नी जब जाएंगे, पति आगे निकल जाएगा, पत्नी बेचारी पीछे रह जाएगी। फिर वो खड़ा होकर ठहर गया, इंतजार करेगा पत्नी आएगी तो चले। पत्नी जब आ जाएगी पास में तो फिर से यात्रा शुरू होगी। फिर 1 आध किलोमीटर के बाद फिर से वही स्थिति हो जाएगी। तो चंद्रमा है, सूर्य है राजा ग्रहों में। हाँ, चंद्रमा है। चंद्रमा है रानी। यही है इनकी कहानी। तो ये बेचारे हमारे सूर्य भगवान को, बेचारे तो हम ही लोग हैं, तो भगवान है क्या बेचारे होंगे? तो हम ही बेचारे हैं। सूर्य भगवान चंद्रमा को साथ में लेकर के चलते हैं।
ठीक है। तो जब 33 दिन हो जाता है तो एक अधिमास हो जाता है, उसमें कोई भी सौर संक्रांति नहीं होती। जिस महीने में एक भी सूर्य की संक्रांति नहीं होती उस महीने को अधिमास कहा जाता है, और जिसमें दो बार हो जाती है उसको 6 मास कहा जाता है। इसी प्रकार से क्षय तिथि और वो भी होती है, तिथि वृद्धि और तिथि क्षय भी होता है। ठीक है। जिस तिथि में सूर्योदय हुआ ही नहीं उस तिथि को क्षय तिथि बोलते हैं, और जिस तिथि में 2 बार सूर्योदय हो गया उसको तिथि वृद्धि कहते हैं, तिथि बढ़ गए। तो ये सब जो है चांद्रमान भी पढ़ लिए। अब नक्षत्रमान है, नक्षत्रमान के बारे में थोड़ा सा आप लोग विस्तार से इधर देख लीजिएगा, इसमें बताया हुआ है नक्षत्रमान, है ना। एक नक्षत्र के उदय से लेकर के दूसरे नक्षत्र के उदय तक एक नक्षत्रमान मानते हैं। जहाँ पर सूर्य के आधार पर समय का नहीं ज्ञान हो पाता है वहाँ नक्षत्रों के आधार पर ही समय का ज्ञान किया जाता है। नक्षत्रों के आधार पर जो समय का ज्ञान किया जाता है वही नक्षत्रमान है। इसमें लुब्धक तारा बड़ा विशेष अपना रोल निभाता है। और भी बातें सूर्य सिद्धांत में नक्षत्रमान के संबंध में कही गई हैं। जब पूर्णिमा तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र आता है वो वैसे महीने को चैत्र मास कहते हैं। इस प्रकार से नक्षत्रमान का उसमें और भी बहुत सारी बातें बताई है, तो सूर्य सिद्धांत के आधार पर देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज 9 प्रकार के कालमानों को पढ़ा है। ब्राह्ममान, दिव्यमान, पितृमान, प्राजापत्यमान, गौरवमान, सौरमान, सावनमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान। अर्क्ष करते हैं नक्षत्र को इस प्रकार से लिखते हैं। नक्षत्र और आर्क्ष भी बोलते हैं इसको, आर्क्षम नक्षत्र। ठीक है। तो ये सब नक्षत्रमान, ये माना है वही 9 प्रकार के मान है। 9 प्रकार के मानों को हमने समझा है। इसको थोड़ा सा और इसमें जो है कालों का अनुपात भी बताया हुआ है, उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है। एक दिन रात में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। ठीक है। और 1 घंटा 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। ये आधुनिक मान है, ये हम लोग आजकल प्रयोग कर रहे हैं। इसका एक दूसरा मान है, एक ही दिन रात में क्या हो जाता है? 7 घंटे। बाकी सब वही रहेगा। 1 घटी में 60 पल या विघटी, और 1 पल में 60 विपल। ठीक है। ये अब इसको मिला दिया जाए तो इसको मिला करके हम लोग इनमें संबंध बना सकते हैं। एक दिन रात में ही 24 घंटा, एक दिन रात में ही 60 घंटे। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 24 घंटा बराबर 60 घटी। जब 24 घंटा में 60 घटी तो 1 घंटे में कितना घटी? 1 घंटे बराबर 60 बटा 24 भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा? 2.5। इसका उत्तर हो जाएगा 2.5 घटी। इसी प्रकार से सबका मान निकाला हुआ है, पेज नंबर 20 में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये कक्षा समाप्त होती है। दूसरी कक्षा में हम लोग अगले दिन की कक्षा में कल पढ़ेंगे पंचांग क्या है, पंचांग प्रकरण को थोड़ा समझेंगे। आप लोग पढ़ करके आइएगा, पढ़ कर आएंगे तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, और चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी तो आप लोग अपने प्रश्न कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं कर सकते हैं। तो यदि किसी भी दर्शक का या किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग इस कक्षा में उस प्रश्न को ले सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। कोई पढ़ना सीखना चाहे आपके मित्र तो सीख सकते हैं। सामान्य ज्योतिष इतना तो सबको आना चाहिए। धन्यवाद।